तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक के साथ। में आज के जो हमारे मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है, जिसका एग्ज़ाम फरवरी में कंडक्ट होने वाला है। उसमें कोपा ट्रेड, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे, इनका हम लोग रिवीजन करेंगे। यानी एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग सभी क्वेश्चंस को लर्न करेंगे। जो आईटीआई टीओ कोपा का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें 13 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। और इसके अलावा जो आईटीआई कोपा की बुक में वो ये वाले 15 चैप्टर्स आते हैं, जिनको हमको लाइन वाइज पढ़ना रहेगा। यही सब चैप्टर सिलेबस में भी दिए गए हैं, लेकिन बुक में नाम के हिसाब से दिया है और वहाँ पे थोड़े अलग हिसाब से बताया गया है। तो हम लोग सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। इसके बाद एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, कम्युनिकेशन इन कनेक्टेड वर्ल्ड, इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स, वेब डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट्स, जावा स्क्रिप्ट, एडवांस एक्सेल, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और लास्ट में हम लोग पाइथन इन प्रोग्रामिंग पाइथन, यानी कि 2 लैंग्वेजेस दी गई हैं हम लोगों को, एक जावा दी हुई है और एक पाइथन दी गई है। तो इनके क्वेश्चंस लगातार आते हैं क्वेश्चंस में, और प्रोग्राम के माध्यम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा जो सिलेबस कवर किया जाता है आईटीआई टीओ के एग्ज़ाम में वो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जिसमें हमसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन सभी चैप्टर्स को एमसीक्यू के फॉर्म में विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के रूप में हम लोग देखेंगे, जिससे हमारा रिवीजन फास्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम आगे। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में हम लोग काफ़ी डेप्थ में प्रिपरेशन करेंगे। लगभग 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक वाइज रहेंगे और उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आए हैं पिछले सालों में, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा आपको बीच बीच में कभी कभार वन लाइनर के क्वेश्चंस के फॉर्म में भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और आखिरी में हमको जो भी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी हम उन सब चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के देखेंगे, जो लगभग 50 से ज़्यादा होंगे। हम लोग लगभग सभी चैप्टर्स में 50 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे कि आखिरी में हमारे एक काफ़ी मात्रा में क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी ब्लेस पास्कल या ऑप्शन डी जॉन वॉन न्यूमैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का सही आंसर है। इसके बारे में कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में, चार्ल्स बेबेज इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स ड्यू टू हिज concept of the analytical engine, which was the first mechanical computer. His design for the analytical engine laid down the foundation of the modern computing. Although it was never completed during his lifetime, Babbage's ideas were revolutionary for the time. In हिंदी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल इंजन का विचार दिया, जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। उनका डिज़ाइन आधुनिक कंप्यूटर के लिए बुनियादी आधार था। हालांकि यह उनके जीवन काल में पूरा नहीं हुआ, फिर भी बेबेज के विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी थे। तो ये इस क्वेश्चन का एक डिटेल्ड आंसर है। सबसे पहले जो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया था। और इसी के कंसेप्ट के आधार पर आज के जो कंप्यूटर्स वो बनाए जाते हैं। और एक कंसेप्ट किसने दिया था हमको? सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने दिया था। इस वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? ऑप्शन ए एनियक, ऑप्शन बी यूनिवैक, ऑप्शन सी कोलोसस या ऑप्शन डी Z3। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एनियक। एनियक इज द राइट आंसर। तो इसके बारे में कुछ लोग अब डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है। द एनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर
was the first general purpose electronic computer. It was developed, it was designed by John W. Moseley and J. Presper Eckert in 1945 at the University of Pennsylvania. ENIAC could perform a wide range of calculations and is considered one of the first true electronic computer. अब हिंदी में देखते हैं हम इसको। इसका फुल फॉर्म आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और कहीं कहीं पे इसको कैलकुलेटर भी बोला जाता है, को पहले सामान्य उद्देश्य वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में माना जाता है। इसे जॉन डब्ल्यू मोस्ले या जे प्रेस्पर एकट ने 1945 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में डिजाइन किया था। एनिएक विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम था और इसे पहले सच्चे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में माना जाता था, सच्चे यानी ट्रू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary function of the control unit in a computer? कंट्रोल यूनिट का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, ऑप्शन बी डेटा स्टोर डेटा, ऑप्शन सी कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, या ऑप्शन डी मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो हमें किसका बताना है, कंट्रोल यूनिट का बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। हमारे द्वारा जितने भी इनपुट्स दिए जाते हैं या कंप्यूटर के द्वारा जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। इसके बारे में कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन देखते हैं। द कंट्रोल यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CU भी कहा जाता है और इसे लॉन्ग फॉर्म में कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड is responsible for directing the operations of the computer. It interprets instructions from the memory, coordinates the timing of the operation, and ensures the correct sequence of tasks. In हिंदी, कंट्रोल यूनिट CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक मुख्य घटक है और यह कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। यह मेमोरी से निर्देशों को समझता है, संचालन समय को समन्वयित करता है और कार्यों को सही अनुक्रम में सुनिश्चित करता है। CPU के अंदर 3 भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक ALU होता है और एक मेमोरी यूनिट होता है। तो तीनों भाग जो रहते हैं, ये तीनों पार्ट्स जो रहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कंट्रोल यूनिट सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट सभी प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो मेमोरी यूनिट होता है उसका इस्तेमाल किसी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who developed the first programming language Fortran? Fortran जो एक लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया सबसे पहले? ऑप्शन ए डेनिस रची, ऑप्शन बी जॉन बेकस, ऑप्शन सी केन थॉमसन, या ऑप्शन डी बेजारनी स्ट्राउस स्ट्रप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जॉन बेकस। जॉन बेकस के द्वारा ही फॉर्ट्रन लैंग्वेज का क्या डेवलपमेंट किया गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन देखते हैं। Fortran, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, was developed by John Beckes and his team at IBM in the 1950s. It was one of the first high-level programming language designed for scientific and engineering calculations. Fortran made programming much easier and faster by allowing more humans-readable code. So, सबसे पहली जो हाई-लेवल लैंग्वेज डेवलप की गई थी वो क्या है, Fortran। और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखा जाए तो फोर्ट्रॉन, जिसे हम फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं, जो कि जॉन बेकस और उसकी टीम ने 1950 के दशक में IBM कंपनी में विकसित किया था। ये पहला उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा थी जिसे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए डिज़ाइन किया गया था। फोर्ट्रन ने कोड को अधिक पठनीय यानी कि ईजिली रीडेबल बना दिया गया और जिससे तेज बनाकर प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बना दिया गया था। Next question, in which year was the first computer virus discovered? And the right answer is option D, 1971। 1971 में सबसे पहला कंप्यूटर वायरस डिस्कवर्ड किया गया जिसका नाम हम देखेंगे अब। The first computer virus named Creeper was discovered in 1971. It was an experimental program created by Bob Thomas at BBN Technologies. Creeper was not harmful, but it was the first known self-replicating program that could spread it to the other computers. In हिंदी, पहला कंप्यूटर वायरस जिसे क्रीपर कहा जाता है 1971 में खोजा गया। यह एक प्रयोगात्मक कार्यक्रम था
जिसे बॉब थॉमस ने बीबीएन टेक्नोलॉजीज में बनाया था। क्रीपर हानिकारक नहीं था, लेकिन ये पहला ज्ञात स्व प्रतिकृति करने वाला कार्यक्रम था जो अन्य कंप्यूटर में फैल जाता था। प्रतिकृति यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ऑटोमेटिक अपनी सेल्फ रेप्लिकेटिंग करके कॉपीज को डिजाइन करता था। उसका नाम क्या है? क्रीपर। कब डिस्कवर किया? 1971 में। और किसके द्वारा बनाया गया ये? बॉब थॉमस के द्वारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि सबसे पहला वायरस कब आया? 1971 में आया है। वायरस का नाम क्रीपर है और किसने इसको डेवलप किया है? बॉब थॉमस ने। और किस कंपनी में काम करते वक्त उसने इसको खोजा है या डिस्कवर्ड किया है? बीबीएन टेक्नोलॉजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which was the first commercially successful personal computer? Commercially successful computer के बारे में पूछा है। The right answer is option B, Apple II या सेकेंड। इसके बारे में कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन देखते हैं। The Apple II released in 1977। 1977 में ये रिलीज हुआ कंपनी के द्वारा। Was one of the first personal computer to be commercially successful। कमर्शियली रूप से यानी व्यापारिक रूप से सबसे पहला सक्सेसफुल कंप्यूटर कौन सा था? Apple II। It was designed by Steve Wozniak and Steve Jobs and was widely used in homes and schools. It played a major role in the personal computers revolutions। अब किसके द्वारा? हम जानते हैं स्टीव जॉब्स कौन है एप्पल के, और स्टीव वॉन्जिक, ये सब उनको डेवलप करने वाले हैं इस सिस्टम को। एक्सप्लेनेशन इतनी, एप्पल II जिसे 1977 में रिलीज किया गया था, पहला वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक कमर्शियली यूज होने वाला कंप्यूटर रूप से सफल व्यक्तिगत कंप्यूटर था। इसे स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स ने डिजाइन किया था और ये घरों और स्कूलों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था। इसने व्यक्तिगत कंप्यूटर क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्सनल कंप्यूटर्स, जो आज के समय हम पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करते हैं, जो हम खुद के सेल्फ किसी भी प्रकार के काम करने के लिए यूज करते हैं, उनके आने से पहले एप्पल कंपनी के द्वारा एप्पल II को रिलीज किया, जो कि उस समय और आज के समय में भी घरों और स्कूलों में इस्तेमाल किया जाता है। What does the term bit stands for? बिट का फुल फॉर्म पूछा गया है इसमें। ऑप्शन ए बाइनरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन बी बेसिक इंफॉर्मेशन टर्मिनल, ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट्स या ऑप्शन डी बेसिक डिजिटल इनपुट टर्मिनल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट को हम वैसे भी जानते हैं क्या होते हैं, 0 और 1 को हम लोग बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं, जो कि 2 डिजिट होती है उन्हें हम बाइनरी बोलते हैं, एक 0 और एक 1। कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं इंग्लिश में। द टर्म बिट stands for binary digits, which is the smallest unit of data in a computer. A bit can have one of two values, 0 or 1. These bits are used to represent all data and instructions in the binary number system. In हिंदी, बिट का मतलब बाइनरी डिजिट है, जो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। एक बिट के 2 मान हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1। इन बिट्स का उपयोग बाइनरी संख्या प्रणाली में सभी डेटा और निर्देशों को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे सभी प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम्स है वह सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को समझते हैं, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज को समझते हैं, 0 और 1 को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंप्यूटर जनरेशन यूज्ड ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स? अब हम जानते हैं हमारे कंप्यूटर में 5 जनरेशन्स होती हैं, 5 जनरेशन्स। इसमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए थे, थर्ड जनरेशन में आईसी आई थी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे, एंड फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी रनिंग में है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। तो हमसे पूछा गया है कि सेकंड जनरेशन इसमें ट्रांजिस्टर आया है, तो हमसे यही पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में आया है? सेकंड जनरेशन में आया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकंड जनरेशन। कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके बारे में। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसका टाइम पीरियड 1956 से 1963 है, यूज ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर्स वर स्मॉलर, मोर रिलायबल एंड एनर्जी efficient than vacuum tubes, leading to the development of more compact and faster computers. In हिंदी, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों 1956 से 1963 में वैक्यूम ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से छोटे, अधिक विश्वसनीय और ऊर्जा कुशल थे, जिसके कारण अधिक
कॉम्पैक्ट और तेज कंप्यूटर का विकास किया गया। जैसा कि हम जानते हैं जब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था तो कंप्यूटर का साइज कैसा था, बहुत बड़ा था, और जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स की संख्या भी काफ़ी मात्रा में उपयोग की गई। लेकिन जैसे ही ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार किया गया, डेवलपमेंट किया गया, उसके बाद से ही वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर का आकार था वो छोटा हो गया, ऊष्मा का निष्पादन भी कम हो गया, एसी की ज़रूरत होती थी। पहले बड़े बड़े सिस्टम्स बनाए जाते थे तो हीट प्रोड्यूस करते थे, तो उनको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के लिए एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ट्रांजिस्टर्स के आने की वजह से जो कंप्यूटर का आकार था वो कैसा हो गया था, छोटा हो गया था। इसकी वजह से एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत हमें पड़ती तो थी लेकिन कम पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस वॉज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन में पूछा गया है। अब सेकेंड जनरेशन में हमको पता चल गया कि क्या था, ट्रांजिस्टर था। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा डिवाइस यूज किया गया होगा? अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन सी, वैक्यूम ट्यूब इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1942 1956 used vacuum tubes for circuitry and magnetic drums for memory. These computers were very large, consumed a lot of electricity and generated excessive heat. जैसा मैंने बताया है, इनका साइज क्या था, कैसा हुआ करता था, बहुत बड़ा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको बिजली की आवश्यकता रहती थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करता था, जिसको ठंडा करने के लिए हमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। अब हिंदी में देखते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से 1956 में बनाए गए, में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। यह कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े थे, अधिक बिजली खर्च करते थे और बहुत गर्म हो जाते थे। इस वजह से हमें इसमें एयर कंडीशनर्स की आवश्यकता होती थी। समझ गए? आगे बढ़ें? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर इज नोन एज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है सबसे पहला? ऑप्शन ए, एनिएक। ऑप्शन बी, एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन सी, यूनिवैक। या ऑप्शन डी, मार्क 1। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन किसने बनाया सबसे पहले, ये बताइए। सबसे पहले तो यही आपको कमेंट करना है कि जो एनालिटिकल इंजन है उसे किसने बनाया है। जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं इसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, तो जो एनालिटिकल इंजन है उसे किसके द्वारा डेवलप किया गया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे हमको पता चलेगा, द एनालिटिकल इंजन डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज is considered the first mechanical computer because it had components similar to modern computers like ALU, control unit and memory. इन हिंदी, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया एनालिटिकल इंजन पहला यांत्रिक कंप्यूटर माना जाता है क्योंकि इसमें आधुनिक कंप्यूटर जैसे ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी मौजूद थे। क्योंकि आज के समय में हम जितने भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं उसमें हम देखते हैं जनरली CPU के अंदर ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट होता ही है। तो उस समय जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन बनाया गया था उसमें भी यही सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से हम लोग चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं और एनालिटिकल इंजन को ही फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who invented the abacus? Abacus is the very easy question and generally हर एग्जाम्स में पूछा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसी का डेवलपमेंट हुआ था। जो मेन कंप्यूटर हम आज जानते हैं उसको डेवलपमेंट के पहले यही हमारे अस्तित्व में आया था। तो पूछा गया किसके द्वारा बनाया गया, यहाँ पे बताया गया इजिप्शियंस के द्वारा, ऑप्शन बी ग्रीक्स के द्वारा, ऑप्शन सी चाइनीज के द्वारा या ऑप्शन डी रोमन्स के द्वारा। तो राइट आंसर वैसे सभी को पता ही होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, चाइनीज के द्वारा। The abacus was invented by the Chinese around 3000 years ago. It is considered the first calculating device used for arithmetic operations. In हिंदी, abacus का आविष्कार चीनियों ने लगभग 3000 साल पहले किया था। ये गणनाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला उपकरण माना जाता है। Abacus is the first calculating device. Next question. यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन बी, यूनाइटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
ऑप्शन सी यूनिवर्सल एनालिटिकल कंप्यूटर या ऑप्शन डी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट आंसर ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये जितने भी फुल फॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप साथ ही साथ लिखते जाइए, क्योंकि आखिरी में आपको ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप जब भी किसी एग्ज़ाम को देने जाएंगे तो अगर कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उनमें लगभग फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसलिए जो भी फुल फॉर्म्स आ रहे हैं उनको आप नोट करते जाइए, और हो सके तो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, वो आप एक पर्टिकुलर एक कॉपी बनाइए जिसमें आप क्वेश्चंस लिखें, ऑप्शन ना लिखें, डायरेक्ट उनके आंसर लिखें, जिससे आपको आखिरी एग्जाम से पहले रिविजन करने में काफ़ी आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यूनिवैक वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूज्ड इन द यूएसए। यूएसए में इसका यूज़ किया गया और सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। कमर्शियल यानी कि व्यापारिक रूप से, जिसका उपयोग हमने व्यापार के लिए किया। इट वॉज मेनली यूज्ड फॉर बिजनेस एंड सेंसस पर्पस। अब हिंदी में देखते हैं। यूनिवैक का पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसका उपयोग जनगणना और व्यापार में किया गया। जनगणना यानी सेंसस, किसी भी देश की जनगणना यानी वहाँ के लोगों की गिनती करना क्या कहलाता है? जनगणना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? सेंसस बोलते हैं। और व्यापार यानी हम लोग बिजनेस के पर्पस से इसका इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में क्या आया था? ट्रांजिस्टर। थर्ड में क्या आया था? ये जिस जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या? आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर। एंड फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर आपको पता चल ही गया होगा। जो आईसी है वो कब आया था? थर्ड जनरेशन में आया था। एंड द राइट आंसर इज थर्ड जनरेशन। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट इज डेवलप्ड इन थर्ड जनरेशन। अब कुछ डिटेल्स में देखते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसका टाइम पीरियड है 1964 से 1971, यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल। अब आईसी का इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा हुआ हम लोगों को कि जो कंप्यूटर बनाए गए उनका साइज़ कैसा हो गया? काफ़ी छोटा हो गया। और उनके कार्य करने की गति, वर्किंग स्पीड कैसी हो गई? उनकी फास्ट हो गई। और मोर रिलायबल, विश्वसनीय हो गया, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो हमें लगभग पता रहता है कि इसके द्वारा सही काम किया जाएगा। लेकिन पहले के जो कंप्यूटर होते थे हम उसमें किसी प्रकार का इनपुट देते थे तो उसकी कम गुंजाइश होती थी कि वह सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा या नहीं। लेकिन आज की जनरेशन में या थर्ड जनरेशन में जो भी कंप्यूटर आए थे उन पे जो भी काम किया जाता है वो एकदम एकदम रिलायबल हुआ करता था, विश्वसनीय हुआ करता था। इन हिंदी, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जिनकी टाइम पीरियड क्या है 1964 से 1971 में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर छोटे, तेज और विश्वसनीय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वॉज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज? सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज पूछी गई है। ऑप्शन ए सी लैंग्वेज, जिसे किसने बनाया है? डेनिस रच्ची ने बनाया है। ऑप्शन बी फॉर्ट्रन, जिसका फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन सी बेसिक, जो किसके लिए बनाई गई? बिगिनर्स के लिए बनाई गई। और ऑप्शन डी कोबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो हमसे क्या पूछा गया है? सबसे फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉर्ट्रॉन, जो कि साइंटिफिक पर्पस के लिए बनाई गई थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फॉर्ट्रॉन वॉज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1957 बाय IBM फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस। साइंटिफिक कैलकुलेशंस को करने के लिए फोर्ट्रॉन लैंग्वेज को बनाया गया किस कंपनी के द्वारा? IBM। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इन हिंदी, फोर्ट्रॉन पहला उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा था जिसे 1957 में IBM ने वैज्ञानिक गणनाओं के लिए विकसित किया था। साइंटिफिक कैलकुलेशन को के लिए इसको बनाया गया था और IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब आप बताइए किसके द्वारा फोर्ट्रॉन लैंग्वेज को डेवलप किया गया है? मैंने बताया आपको, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is known as the first computer programmer? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट है। अक्सर बहुत सारे एग्जाम में फर्स्ट प्रोग्रामर का नाम पूछ ही लिया जाता है, जो कि आपको भी याद ही होगा। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है।
ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, नहीं ये तो फादर ऑफ कंप्यूटर है। ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, नहीं नहीं ये तो फादर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो फिर ऑप्शन सी क्या है? एडा, एडा लवलेस। हाँ, एडा लवलेस इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है उसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो है एडा लवलेस, जिसे हम अगस्टा एडा भी बोलते हैं। इसके नाम से एक भाषा बनाई गई जिसे हम बोलते हैं एडा। एंड द ऑप्शन 4 क्या दिया? जॉन वॉन न्यूमैन दिया गया है, जो कि इसका आंसर नहीं है, आंसर सी है, एडा लवलेस। कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसके बारे में, जानकारी हमें थोड़ी पता होनी चाहिए कि भाई क्यों कहा जाता है इसको। एडा लवलेस wrote the first algorithm for the analytical engine and is known as the first computer programmer। एडा लवलेस ने जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन बनाया गया था उसके लिए एल्गोरिदम्स लिखी थी। अब कोई भी प्रोग्रामिंग होती है तो प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें उसकी एल्गोरिदम लिखनी पड़ती है। तो इसी वजह से एडा लवलेस को क्या कहा जाता है? फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है और फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले चार्ल्स बेबेज की एनालिटिकल इंजन में हेल्प करने के लिए एल्गोरिदम को लिखा था। एडा लवलेस ने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखा था, इसलिए उन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अब तो मेरे हिसाब से आप सभी को याद भी हो गया था, आप बिना देखे बोल दोगे। क्या बोलोगे? यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा? ऑप्शन सी, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। आजकल के जो कुत्ता बिल्ली दौड़ रहे हैं ना रोबोट के फॉर्म में, वो क्या है? एआई की वजह से है। हाँ, पता है कि नहीं पता है? रोबोट्स, ये सब क्या है? एआई के एग्जाम्पल्स हैं। चलो देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इन हिंदी, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम, जिसे आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और प्राकृतिक नेचुरल प्रसंस्करण पर आधारित है। हम लोग क्या करते हैं, ये लैंग्वेजेस के नाम मशीन लर्निंग, हम मशीनों को सिखाते हैं किस तरीके से वो काम को करेंगे। जैसे हम लोग किसी काम को करते हैं, हमको स्टार्टिंग में नहीं आता है, वैसे हमको किसी मशीन से भी काम करवाना रहता है तो उसको स्टार्टिंग में नहीं आता, तो हम उसे क्या करते हैं? लर्न करवाते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग। अभी वो सीख रही है। मशीन जब सीख जाएगी तो आपको चाय लेके आएगी, पानी लेके आएगी, और क्या करेगी? हाँ, और क्या? ये अपनी वॉशिंग मशीन क्या है? उसको सिखा दिया है ना कपड़े धोने के लिए, घूमने के लिए। आजकल एआई टूल्स आने लग गए घर में, सारे के सारे गैजेट्स। ताली बजाओ तो बटन बल्ब ऑन हो जाता है, ताली बजाओ तो बल्ब बंद हो जाता है। तो ये सब किस पे वर्क कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM 1401 बिलोंग्स टू विच जनरेशन? अब एक कंप्यूटर है जिसका नाम है IBM 1401। अब पूछा गया है किस जनरेशन से रिलेटेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन इज सेकंड, बी, सेकंड जनरेशन में। जो IBM 1401 है वो किस जनरेशन से बिलोंग करता है? सेकंड जनरेशन से बिलोंग करता है। चलो भैया ठीक है, अब देखते हैं। सेकंड जनरेशन में आपको पता ही है क्या आ गया था? ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। तो IBM 1401 was a transistor based computer, so it is belongs to the second generation। आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, उसका उपयोग करके क्या बनाया गया? कौन सा कंप्यूटर बनाया गया? IBM 1401, जो कि सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज? ये तो कुछ अलग ही लेवल का आ गया क्वेश्चन। तो क्या ऑप्शन दिया है हमको? ऑप्शन के हमें तो आंसर भी साथ में मिल चुका है। तो क्या क्वेश्चन है फिर से हम देखते हैं। विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज पूछा गया है। आपको पता ही है मशीन लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, या फिर बाइनरी लैंग्वेज, या फिर 0 और 1। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, असेंबली लैंग्वेज नहीं, बेसिक नहीं। ऑप्शन सी, बाइनरी लैंग्वेज इज द राइट आंसर। जो मशीन लैंग्वेज है हम उसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझते हैं। 0 और 1 के फॉर्म में होती है। भले तुम रामायण लिख दो चाहे महाभारत लिख दो, उसको आएगी 0 और 1 समझ में, बस। इसके बारे में कुछ देखते हैं आप। मशीन लैंग्वेज यूजेस ओनली zeros एंड ones एंड इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और कंप्यूटर के द्वारा क्या समझी जाती है? सिर्फ 0 और 1। मशीन भाषा में केवल 0 और 1 का उपयोग होता है, जिसे कंप्यूटर सीधे समझता है, सीधे समझता है, सीधे एकदम ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मेमोरी वॉज यूज इन अर्ली कंप्यूटर्स, किस प्रकार की मेमोरी यूज होती थी शुरुआती कंप्यूटर्स में। रैम हम आज यूज करते हैं, रोम भी आज के समय में हम लोग यूज करते हैं, कैश मेमोरी भी आज के समय में यूज करते हैं। जो अर्ली कंप्यूटर्स थे उनमें जो मेमोरी यूज होती थी उसका नाम है मैग्नेटिक ड्रम। तो उसका राइट आंसर आप बताओगे या मैं दिखाऊं? चलो दिखा देता हूँ, ऑप्शन सी मैग्नेटिक ड्रम। ठीक, 1 मिनट। अब क्या बोलते हैं इसके बारे में, कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अर्ली कंप्यूटर्स यूज्ड मैग्नेटिक ड्रम्स एज देयर प्राइमरी मेमोरी डिवाइस। हिंदी में प्रारंभिक कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग मेमोरी के रूप में किया जाता है किया जाता था, अभी भी होता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन आजकल वैसे खत्म हो गया। चलो 1 मिनट जरा मैं, हाँ तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपने देखा ही कि बैटरी खत्म हो गई थी तो वो बंद ही हो गया था। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से, क्वेश्चन नंबर 19 से। विच मेमोरी वॉज यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर्स? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, और ऑप्शन सी मैग्नेटिक ड्रम, और ऑप्शन डी कैशे। तो मैंने आपको बता ही दिया था शायद मैग्नेटिक ड्रम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी मैग्नेटिक ड्रम। इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं विस्तार से। मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अर्ली कंप्यूटर used मैग्नेटिक ड्रम्स एज their प्राइमरी मेमोरी डिवाइस। प्रारंभिक कंप्यूटरों में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग मेमोरी के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन? अब तो ये क्वेश्चन आपको रटा गया है, मैं आंसर भी सामने लेके आया हूँ इसलिए। 4th ऑप्शन है इसका और 4th ही इसका आंसर है, मतलब डी ऑप्शन 4th नंबर पे आता है और जनरेशन भी कौन सी है? 4th। तो 4th जनरेशन इज द राइट आंसर इन विच माइक्रो प्रोसेसर इज इंट्रोड्यूस्ड और डेवलप्ड। चलो भैया थोड़ा कुछ जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। 4th जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूज माइक्रो प्रोसेसर्स विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर के आ जाने के बाद ही, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर बना है ना, उसके बनने के बाद ही सबसे ज्यादा माइक्रो कंप्यूटर्स का क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग हुई है। अगर माइक्रो प्रोसेसर ही नहीं बनता तो माइक्रो कंप्यूटर बनने के चांसेस ही बहुत कम थे। इसलिए आज के समय में हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो किसके वजह से यूज कर पा रहे हैं? माइक्रो प्रोसेसर की वजह से, है ना। इंटेल सबसे ज्यादा यूज होने वाला i3, i5, i7, i9, ये सब क्या है? माइक्रो प्रोसेसर के नाम है, इंटेल कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इन्वेंटेड नेपियर बोन्स? अब नेपियर बोन्स किसने बनाया है? जॉन नेपियर ने बनाया है। कहाँ है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जॉन नेपियर। इंग्लिश में नेपियर बोन्स वाज ए मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए बनाया गया था, जो कि स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक है और उन्होंने क्या बनाया है? नेपियर बोन्स। हिंदी में देखते हैं, नेपियर बोन्स गुणा और भाग के लिए प्रयोग किया जाने वाला यांत्रिक उपकरण था। किसने बनाया? जॉन नेपियर। और नाम क्या है इसका? नेपियर बोन्स, क्योंकि इसमें हड्डियों का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कलाइन वाज इन्वेंटेड बाय? पास्कलाइन किसने बनाई थी? अब पास्कलाइन है तो कोई पास्कल जैसा ही होगा ना, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी ब्लेस पास्कल, क्योंकि ब्लेस पास्कल ने ही बनाया था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। किसके लिए? अपने पापा के लिए। किस चीज के लिए? टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए। ब्लेस पास्कल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ देख लेते हैं जानकारी। पास्कलाइन कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो ब्लेस पास्कल के द्वारा जो मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। लेकिन भविष्य में जब इसको अपग्रेड किया जाएगा लेबनीज के द्वारा, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर पाएंगे। तो बाद में यही आएगा, लेबनीज के द्वारा रेकनिंग मशीन बनाई जाएगी जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम भी कर सकेंगे। और जॉन नेपियर ने बनाई दी है नेपियर बोन्स। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनीज मशीन वाज यूज्ड फॉर? अब मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्या कर सकते हैं हम लोग? पास्कलाइन में हम लोग सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, बट लेबनीज में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन।
लेबनिज कैलकुलेटर इम्प्रूव्ड पास्कलाइन, मतलब पास्कलाइन का इम्प्रूव्ड वर्जन क्या है? लेबनिज कैलकुलेटर। इसे बनाया किसने? गॉटरीड लेबनिज के द्वारा बनाया गया, गॉटरीड लेबनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इंजन वाज डिजाइन टू, डिफरेंस इंजन को डिजाइन किस लिए किया गया था? गेम खेलने के लिए? नहीं। डेटा को स्टोर करने के लिए? नहीं। ट्रांसलेट लैंग्वेज? नहीं। सॉल्व मैथमेटिकल टेबल्स, मैथमेटिकल टेबल्स को सॉल्व करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। अब आप बताइए किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? फादर ऑफ कंप्यूटर के द्वारा किया गया था। उसका नाम आप बताइए। आंसर्स का देखते हैं हम लोग। सॉल्व मैथमेटिकल टेबल्स, डिफरेंस इंजन गणितीय तालिकाओं के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो प्रपोज द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लेके आए थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। वो प्रपोज द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, नहीं। ऑप्शन बी जॉन वॉन न्यूमैन, हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग, नहीं, ये तो फादर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, नहीं। ऑप्शन डी लेडा लवलेस, ये तो फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बता ही दिया मैंने, जॉन वॉन न्यूमैन। आंसर इज ऑप्शन बी, जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क 1 कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, मार्क 1 किसके द्वारा बनाया गया? अब यहाँ पे IBM कंपनी दी हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दी है और एप्पल कंपनी दी है। तो कहाँ बनाया गया मार्क 1? ऑप्शन आपको पता चल चुके हैं, आंसर आप बताइए फटाक से, जल्दी बताइए जल्दी। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। ऑप्शन बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मार्क 1 कंप्यूटर को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर यूज्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स किस कंप्यूटर में इस्तेमाल किए गए? सभी को पता होगा वैसे तो ये मार्क 1, मार्क 1 कंप्यूटर में सबसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। तो आपको पता है मैकेनिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? पहले ये बताओ। मैकेनिकल वर्ड, मैकेनिकल, हम कोई भी काम जो हम अपने हाथों से करते हैं, हार्ड वर्किंग, हम कोई भी काम जो अपने हाथों से करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक। यांत्रिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? यांत्रिक ही बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैकेनिकल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट जो कि इस्तेमाल किया किस कंप्यूटर में इस्तेमाल किया? मार्क 1 में किया है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवेक। अब एडवेक आया है ना, तो इसको आप लिख लीजिए कॉपी में सबसे पहले तो, क्योंकि फिर चला जाएगा। इसका आंसर आपको पता चल जाना चाहिए। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर से, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ENIAC यूज्ड हाउ मेनी वैक्यूम ट्यूब्स? अब बताओ भैया, हाउ मेनी वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कितने वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किए गए थे ENIAC कंप्यूटर को बनाने के लिए? भैया कोई तुक्का तो लगा दो, चलो तुक्का लगाओ। चलो मैं ही बता देता हूँ उसका भी। ऑप्शन सी 18,000, 18,000 वैक्यूम ट्यूब, समझ रहे हो? 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, ना एक ज्यादा ना एक कम, मतलब गिनते रहो बैठ के। एक कंप्यूटर बनाने बैठे हो तो सुबह से शाम नहीं होगी, एक साल से दूसरा साल चेंज हो सकता है, गिनते रहो बैठ के। क्या था वैक्यूम ट्यूब, कितने इस्तेमाल किए गए? 18,000। इसके बाद कौन सा आया था वैक्यूम ट्यूब के बाद? कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट ट्रांजिस्टर आया था, ठीक। उसके बाद IC आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन यूज्ड असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन में यूज की गई? राइट आंसर सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आ गई थी। फर्स्ट जनरेशन में तो मशीन लैंग्वेज यूज होती थी ना। मशीन लैंग्वेज को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? लो लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा बाइनरी लैंग्वेज, इसके अलावा बाइनरी डिजिट या फिर 0 और 1। कंप्यूटर क्या समझता है? 0 अंडा और 1 डंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल का लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड फॉर। जो कोबोल भाषा है, कोबोल का अगर आपको फुल फॉर्म पता है ना तो आप उसका आंसर बता पाओगे, इजीली बता पाओगे। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस वर्ड आया है इसमें, ऑप्शन में दिख गया होगा आपको बिजनेस कहाँ लिखा हुआ है। गेम्स खेलने के लिए नहीं होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए तो फोर्ट्रॉन होता है, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, बिजनेस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक लैंग्वेज यूज्ड
वॉज डेवलप्ड फॉर, किस किस भैया कौन के लिए बनाई गई थी ये लैंग्वेज है? लैंग्वेज साइंटिस्टों के लिए बनाई गई थी क्या? नहीं, बिगनर्स के लिए। हाँ, बिगनर्स के लिए हो सकती है, मेरे को बिगनर्स लग रही है। चलो ठीक है, ऑप्शन बी बिगनर्स के साथ चलते हैं अपन लोग। ऑप्शन बी बिगनर्स सही बात है। साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के लिए तो बनाई थी ना, फोर्ट्रॉन फोर्ट्रॉन लैंग्वेज बनाई थी। और हैकर हैकर के लिए क्या बनाएंगे? कोई लैंग्वेज बनाएंगे उनके लिए? नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर वॉज फर्स्ट यूज्ड इन इंडियन सेंसस? ओ भैया, इंडिया की जनगणना करने के लिए भी कंप्यूटर बनाया गया था। अमेरिका का तो पता चल गया था, अब इंडिया का पता कर लिए थे। चलो इसका नेक्स्ट आंसर क्या है? यूनिवैक। यूनिवैक कंप्यूटर को बनाया गया था हमारे भारत के लोगों को गिनने के लिए। यूनिवैक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। परम कंप्यूटर इज रिलेटेड टू, परम, परम कहाँ का कंप्यूटर? यूएसए का, चाइना का, जापान का? नहीं नहीं नहीं, ये तो परम है हमारे इंडिया का। हमारे इंडिया में बनाया है सुपर कंप्यूटर परम। कहाँ बनाया था? पूना में। पूना में कौन सी कंपनी? सीडेक कंपनी। सीडेक कंपनी में किस कंप्यूटर को बनाया गया? सुपर कंप्यूटर परम को बनाया गया। सुपर कंप्यूटर परम वॉज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा? अभी बताया मैंने, जस्ट अभी बताया है, जस्ट सीडेक कंपनी, जो कि कहां पर है? पुणे में है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सीडेक, जो कि पुणे में है। और आपको उसका फुल फॉर्म कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इन्वेंटेड बाइनरी नंबर सिस्टम? ओ भैया, बाइनरी नंबर सिस्टम किसने डेवलप किया है? 0 और 1 को कौन ने बनाया है? किसने बनाया है? क्यों बनाया है? ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज ने नहीं बनाया है। ऑप्शन बी, जॉन नेपियर ने नहीं बनाया है। ऑप्शन डी, एलन ट्यूरिंग ने नहीं बनाया है। ऑप्शन सी आपके सामने पहले से ही है, गॉटफ्रीड लेबनीज ने बनाया है। गॉटफ्रीड लेबनीज ने बाइनरी नंबर सिस्टम को बनाया है। किसके लिए बनाया है और पता है? कंप्यूटर के लिए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया था? अरे कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया था? हाई लेवल लैंग्वेज का? अरे नहीं यार, असेंबली। सेकंड जनरेशन मशीन, हाँ हाँ, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज आ गई थी। ऑप्शन सी, मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। अरे याद रखना, इजी क्वेश्चन है, भूल जाते हो ये भी। सेकंड जनरेशन में लगा के आ जाओगे नहीं तो। और असेंबली भाषा को याद रखना, सेकंड जनरेशन में आई थी, फर्स्ट जनरेशन ठोक के आ जाओगे नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन रिड्यूस साइज ड्रास्टिकली? किस जनरेशन में जो कंप्यूटर के साइज थे वो ड्रास्टिकली चेंज हुए? मतलब एकदम से जो एक गराज बराबर कंप्यूटर थे वो किस प्रकार से एक हाथ बराबर कंप्यूटर हो गया। मतलब हाथ में लेके घूम रहे हैं ना आज के समय में, पहले तो भैया लेके जा ही नहीं सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि घर बराबर कंप्यूटर रहता था। तो किस जनरेशन में आए? फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में हमारे कंप्यूटर का साइज इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि हम उसे एक देश से दूसरे देश भी लेके जा सकते हैं। तो क्यों 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 हो गया इनका साइज छोटा? ये बताओ सबसे पहले तो। क्योंकि फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया था? माइक्रो प्रोसेसर। छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, जिसका इस्तेमाल करके माइक्रो कंप्यूटर्स को बनाया गया और जेब में रख के हम लोग उनको कहीं भी चले जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा? आईसी किसके द्वारा बनाई गई है? बताओ बताओ, तब बताओ। अरे बताओ ना। चार्ल्स बेबेज के द्वारा? नहीं, डेनिस रच्ची, सी के फादर है, फादर ऑफ सी लैंग्वेज कौन? डेनिस रच्ची। टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यू के फादर हैं, जैक किल्बी। हाँ, जैक किल्बी के द्वारा बनाया गया आईसी। आईसी सर्किट वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। नेक्स्ट, हाँ, राइट आंसर इज जैक किल्बी। विच कंप्यूटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन? विच कंप्यूटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन? एक कंप्यूटर का किस पार्ट को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और एज वेल एज सीपीयू इज आल्सो नोन एज हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? अब हमको बताना है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से फीचर्स नहीं थे। ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब्स, हाँ थे बिल्कुल थे। ह्यूज साइज, हाँ बिल्कुल थे, बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। ऑप्शन सी, लो पावर कंजप्शन, नहीं यार ये तो नहीं होता था, पावर तो कंजप्शन हाई होती थी।
ऑप्शन डी हीट जनरेशन, हाँ हीट जनरेशन भी करते थे, तो नॉट पूछा है यहाँ पे, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लो पावर कंजप्शन, लो पावर कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ हाँ मैं समझ गया, पिछले क्वेश्चन में वो नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं, नंबर से क्या करना, क्वेश्चन से मतलब था हमको तो बस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन, बता दिया इसका तो आंसर, अब मैं बताऊंगा भी नहीं, खुद बताना और आगे बढ़ जाना। एआई है, चलो बता दिया फिर भी। विच वॉज द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था? अब ये आंसर भाई दिक्कत करेगा तुमको। PORTABLE, पोर्टेबल। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक ओ आया है पोर्टेबल में, तो इसके आंसर में जो आएगा उसमें 2 ओ होंगे। अब 2 ओ किस में आए? इसमें लैपटॉप में तो एक ही है, ऑसबॉर्न में 2 है, IBM में तो कुछ भी नहीं है, एप्पल में भी कुछ भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑसबॉर्न फर्स्ट। ऑसबॉर्न फर्स्ट था जो कि फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर था। पोर्टेबल का मतलब समझते हो कि नहीं समझते, पहले ये बताओ। है पोर्टेबल यानी कि किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे स्थान पर हम लोग आसानी से लेके चले जाएं तो उसे हम पोर्टेबल बोलेंगे। तो पहले के गराज बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे, नहीं लेके जा पाते थे, लेकिन आज के जो कंप्यूटर हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जा सकते हैं। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, ऑसबॉर्न फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो डेवलप्ड सी लैंग्वेज, लो भैया अब भी बताया था थोड़ी देर पहले, याद कर लो। है ऑप्शन ए, डेनिस रिची, ठीक है भैया, डेनिस रिची इज द राइट आंसर। बेजारनी स्ट्राउस स्ट्रप, उसने C++ बनाई थी। जेम्स गोसलिंग ने जावा स्क्रिप्ट बनाई थी। केन थॉमसन, डेनिस रिची और केन थॉमसन दोनों मिलके बैठे थे एक दिन, बातचीत करते करते इनने सी लैंग्वेज बना डाली। अब भैया हम को पढ़ना पड़ रहा है, उसको पढ़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता? ये खाली बैठे हुए थे तो इन्हें लैंग्वेज बना डाली, और हम पढ़ेंगे अब क्योंकि हम भी खाली बैठे हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका क्या है? डेनिस रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर मेमोरी इज वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब बता दो और आंसर बता के आगे बढ़ो। वोलाटाइल का मतलब जल्दी बताओ। वोलाटाइल का मतलब सर ये है कि अगर कोई मेमोरी है और उसके अंदर डेटा है, और डेटा बिजली चले जाने तक तो रहता है, मतलब बिजली है तो तब तक तो रहता है, लेकिन बिजली चले जाने के बाद गायब हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? उसमें डेटा कैसा है? टेम्पररी रूप से स्टोर है। और जब टेम्पररी रूप से डेटा स्टोर है तो इसके लिए हम किस मेमोरी को याद करेंगे? रैम को राम को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, लेकिन यहाँ पे राम तो भैया रैम है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रैम। क्योंकि जो रैम होती है हमेशा टेम्पररी रूप से डेटा को स्टोर करती है, क्योंकि जब तक पावर सप्लाई, बिजली की सप्लाई मिलती रहेगी कंप्यूटर को, रैम भैया चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। जैसे ही आपने बंद की बटन, वैसे ही रैम बोलेगी तू कौन और हम कौन, इसलिए रैम इज द राइट आंसर। रोम क्या है? रोम एक परमानेंट मेमोरी है, हार्ड डिस्क एक परमानेंट मेमोरी है, और CD भी एक परमानेंट मेमोरी है। अलग अलग नाम है इनके। रोम परमानेंटली स्टोर रहती है, हार्ड डिस्क एक ऑक्सिलरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और CD क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है। फुल फॉर्म बताओ CD का जल्दी से। कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का फुल फॉर्म, बच्चा वाला क्वेश्चन है, बच्चा वाला। चलो बच्चा वाला है तो करके बताओ फटाक से, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, यहाँ पे कंफ्यूजन, जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं आंसर्स, इसलिए देख लो पहले, कहीं ING कहीं लगा कि नहीं लगा। हाँ ऑप्शन बी देख लो, नहीं तो प्रोग्रामिंग लगा दो, प्रोसेसिंग होता है। SS देख लियो, MM देख लियो, और ये लगा दो MM वाला, अरे प्रोसेसिंग होता है। ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर एंड फुल फॉर्म ऑफ CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अरे भैया वही क्वेश्चन दोबारा बताऊं क्या फिर से इसको? अब तब तुम खुद ही कर लो, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस GUI, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। GUI का फुल फॉर्म बताओ पहले तो, जल्दी बताओ, और बता दो रे कोई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है पहले तो ये बताओ। देखो पहले के समय में क्या होता था, जो कंप्यूटर्स रहते थे उसको किसी भी प्रकार का इनपुट देना यूजर के द्वारा, तो ये उठा लेंगे कीबोर्ड और बटन दबाते रहेंगे बैठ के घंटों। अब घंटों काम करना था हमको मिनटों में, तो हमने क्या किया, कुछ बना दिया, और उसे हम क्या बोलते हैं? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज के समय में हम लोग माउस का इस्तेमाल करके फटाफट क्लिक कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमारे सामने GUI इंटरफेस आ गया है। हम किसी भी आइकॉन पे क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक के बाद वो खुल जाता है। कारण क्या है? GUI। नहीं तो भैया हम पुराने बैठे रहते,
कीबोर्ड लेके और टाइपिंग करते रहते, हमारी स्पीड बहुत तेज हो जाती, लेकिन काम कैसा होता है, स्लो होता है, क्योंकि जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस रहता है उसमें एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन आज के समय में एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। प्रोसेसर का भी फर्क पड़ता है, पहले प्रोसेसर कहाँ हुआ करते थे, आजकल हुआ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस जनरेशन में आ गया GUI? देखो भैया, 4th जनरेशन में आ गया था माइक्रो प्रोसेसर के टाइम पे। 4th जनरेशन में आ गया था हमारा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। अब याद करो, इसका मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले। वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स ली। और एक क्वेश्चन और आता है, इंटरनेट किसके द्वारा बनाया गया है? इसका जवाब आप भी देंगे। इंटरनेट किसके द्वारा बनाया गया है, आगे बता देना मेरे को, मैं इंतजार करूंगा, देखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बूलियन एल्जेब्रा? बुलियन अलजेब्रा के कंसेप्ट पे कौन सा कंप्यूटर वर्क करता है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या मैकेनिकल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर। क्या होता है डिजिटल? 0 और 1 में काम करने वाले होते हैं, और बुलियन में क्या होता है, 0 1 का इस्तेमाल किया जाता है। तो बुलियन अलजेब्रा किस में इस्तेमाल होती है? डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज होती है। तो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। 50 क्वेश्चन हो गए, थक गया हूँ मैं भी समझाते समझाते हैं। इतने क्वेश्चंस को आप लोग लिखना कॉपी में, और साथ ही साथ आंसर भी लिखना, और हर सुबह उसको उठ के पढ़ने की कोशिश करना, और याद हो जाएंगे आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आगे भी मैं और अगले वीडियो लेक्चर में आपके लिए जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर, ऐसे कर करके टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स समझाऊंगा, तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी आने वाले एग्जाम्स में। फिर HTML आएगा, जावा स्क्रिप्ट आएगा, पाइथन, जावा, ये सब चीज़ें, डाटाबेस आ जाएगा, SQL आ जाएगा। ये सब करना है हमको, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय राम जी की।